Good afternoon students. Today our topic is creation of an agency. हम एजेंसी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एजेंसी का मैंने पहले भी मीनिंग बताया था। एजेंसी क्या होती है? रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में लीगल रिलेशनशिप होता है वो होती है एजेंसी। तो हम एजेंसी को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला होता है एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि प्रिंसिपल क्या होता है, वर्बली या तो ऑरली या तो फिर राइटिंग के अंदर क्या करेगा, एजेंट को अपॉइंट करेगा थ्रू एन एग्रीमेंट के थ्रू। इसके अंदर वो ऑफर करेगा एजेंट को मेरा कि आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो वर्क करें और उसके लिए सारे कॉन्टेक्ट्स के अंदर क्या हो, एंटर हो। एग्जाम्पल जैसे कि संदीप ने ऑफर किया सोहल को कि वो मेरे बिहाफ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स के एंटर करे और उसके लिए क्या लाए, सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट लाए। तो इन दैट बिहाफ जो सा संदीप के लिए वर्क करिए सोहल, उनके बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस भी किया, उसने ऑफर भी किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मीन्स कि जो हम अपने बिहेवियर के थ्रू किसी को शो करते हैं कि वो मेरा एज ए एजेंट और प्रिंसिपल हम वर्क करें, वो होते हैं एजेंट। क्रिएशन ऑफ एजेंसी होती है वो होती है बाय इम्प्लीकेशन। इसके अंदर कोई हम किसी को लीगली एग्रीमेंट हम दोनों के बिटवीन नहीं होता, ना प्रिंसिपल के बिटवीन होता ना एजेंट के बिटवीन में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, बट वो एजेंसी फॉर्म हो जाती है बिकॉज उनके बिहेवियर वो शो ऐसे करते हैं पीपल्स को कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि इनके बीच में क्या हुआ था। ऐसे संदीप ने क्या किया, कोई भी उसको चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको सेल्स करनी है या कोई गुड्स को परचेज करना, वो हमेशा कौन करता है, उसके लिए करती है सोहल। तो सोहल जो कर रही है उसके लिए गुड्स परचेज, उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, बट वो हमेशा ही उसके लिए करते हैं। तो लोगों को क्या लगेगा कि वो क्या कर रही है, उसकी एजेंट है, तो इसलिए हमेशा वही परचेज करते हैं। तो इसके थ्रू और आप किसी इम्प्लीमेशन के थ्रू यानी कि अपने किसी बिहेवियर के थ्रू शो करते हो कि मैं उसकी एजेंट हूँ और प्रिंसिपल भी उसे डिनाई नहीं कर रहा, इन दैट केस आपकी एजेंसी फॉर्म हो जाती है और आपको वो एजेंट लीगली बाइंड कर सकता है कि आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम होगी तो एजेंट अगर किसी भी तरह से बाइंड करेगा आपको तो पे ऑफ करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। इम्प्लीकेशंस तीन तरह से होते हैं, एजेंसी बाय स्टॉपल के थ्रू, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और एजेंसी बाय नेसेसिटी के थ्रू। सबसे पहले आती है एजेंसी बाय स्टॉपल। एजेंसी बाय स्टॉपल के अंदर है कि वेयर द प्रिंसिपल नॉइंगली परमिट ए पर्सन टू एक्ट इन ए सर्टेन बिजनेस इन हिज नेम और ऑन हिज बिहाफ, such principle is stopped from denying the authority so the supposed agent to bind him। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एजेंट वर्क कर रहा है बट उनके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल के बिहाफ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और प्रिंसिपल उसे डिनाई भी नहीं कर। इन दैट केस अगर किसी भी तरह से एजेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाता है तो वो प्रिंसिपल उसे डिनाई फिर बाद में नहीं कर सकता कि अगर उसे लॉसेस हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल बाय स्टॉपल यूज़ होगा उसके ऊपर कि वो खुद को उसके अंदर जाने से नहीं रोक सकता, उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स होने से। एग्जांपल जैसे कि अजय है, अजय की कंपनी है अजय प्राइवेट लिमिटेड, उसने क्या किया, रणदीप को अपना एजेंट, रणदीप जौन सा था वो क्या कर रहा था, उसके बिहाफ पे क्या कर रहा था, उसके नेम के थ्रू क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेने थे या कोई सेल या परचेज करने थे, कौन कर रहा था, रणदीप कर रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ अजय के, बट इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। बट इन दैट केस किसी तरह की उसने सेल्स एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर दिया, बट बाद में अजय कहते कि मैं उसे नहीं जानता, तो वैसे नहीं हो सकता क्योंकि उसने क्या किया, पहले ये शो किया था कि मैं उसके, वो मेरे बिहाफ के ऊपर वर्क करता है लेकिन उनके बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा, इस वजह से आप वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। उसके ऊपर कौन सा लगेगा, एजेंसी बाय स्टॉपल लगेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट के अंदर क्या है कि अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप के थ्रू बिल्डअप कर रहे हो जिसको आप डिनाइड नहीं कर सकते। इसके अंदर वेयर ए पर्सन परमिट अनदर बाय ए लॉन्गिट्यूड कोर्स ऑफ
conduct to pledge his credit for a certain purposes and he is bound by the act of such person in pledging his credit for the similar purposes। इसके अंदर क्या है कि अगर आप किसी को अपना मैनेजमेंट के लिए दे रहे हो लेकिन आपने यहाँ पे वर्क नहीं करा, जैसे कि आप फॉरेन में रहते हो, आपने यहाँ पे अपने किसी रिलेटिव को बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ पे यहाँ पे क्या करो, मेरे प्रॉपर्टी को मैनेज करो, बट इन दैट केस उसने क्या किया, आपके प्रॉपर्टी को प्लेज कर दिया कि ये जानते प्लेज कर दिया, लेकिन उस प्लेज करने के बाद आप बाद में जब यहाँ आए आपने कहा कि मैंने तो कोई प्रॉपर्टी प्लेज नहीं की, बट इन दैट केस वो आप नहीं कर सकते बिकॉज उसके ऊपर एजेंसी बाय होल्डिंग, आपने खुद ने उसे राइट दिया था कि आप उसे मैनेज करें। अब मैनेज के अंदर आप वो किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते, उसके पास क्या एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स जो कि आपकी लिविंग थिंग्स के लिए आपको नेसेसिटी की ज़रूरत है। इसके अंदर द समटाइम्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस रिक्वायर दैट ए पर्सन हु इज नॉट लीगली एन एजेंट शुड एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द अनदर। नेसेसिटी मीन्स कि कभी कभार एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के केस के अंदर क्या होता है कि हमें ना हम इसमें एजेंट और प्रिंसिपल फॉर्म नहीं करना चाहते रिलेशनशिप एजेंसी का, बट हमारी नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरत के कारण हम क्या करते हैं, फॉर्म हमें करना पड़ता है एजेंसी फंक्शन। इसे बोलते हैं हम नेसेसिटी बेसिस पे। नेसेसिटी इज मेंट दैट एन अनफोर्सिन सिचुएशन हैज़ अराइजन विच कैरी with this sudden danger to the property or similar interest of the person on those behalf the act is done। in that case necessity क्या होती है कि जब आपकी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी या आपके इंटरेस्ट को हार्म होने वाला होता है तो आप क्या करते हो, किसी पर्सन को अपॉइंट कर देते हो जो कि आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करें। इन दैट केस इसके अंदर आप जो एजेंसी फंक्शन एजेंट अपॉइंट करते हो उसे बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी तभी आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करता है। उसके अंदर द रियल एंड डेफिनेट नेसेसिटी फॉर क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। जो आपकी नेसेसिटी है वो क्या होनी चाहिए थी, रियल होनी चाहिए। आपकी इमेजिनरी किसी भी तरह की नेसेसिटी के लिए वो फॉर्म नहीं हो सकता। द इम्पॉसिबिलिटी टू ऑब्टेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन। एंड जो प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप क्या कर पाओ, नहीं ले सकते उससे बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस। एंड देन आता है द पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट शुड नॉट बोनिफाइड। बोनिफाइड मीन्स अपने फ़ायदे के लिए एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। जो सा एजेंट है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वर्क ना करे, वो किसके फ़ायदे के लिए वर्क करे, जो सी पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं जिसके बिहाफ पे वो क्या करना वर्क कर रहा है। इसके अंदर एग्जाम्पल है द कैप्टन ऑफ अ शिप फाइंड हिमसेल्फ इन ए डिस्टेंट पोर्ट विदाउट मनी एंड द ओनर कैन नॉट कम्युनिकेट विद and the captain can pledge the ship for obtain the money and he will regarded as a agent of owner by the necessity। इसके अंदर क्या है, हमें बताया गया कि जो से कैप्टन था शिप का वो क्या था, एक डिस्टेंट पोर्ट पे था लेकिन वो उसके पास किसी भी तरह की मनी नहीं थी कि वो शिप को रिटर्न ला पाए अपनी प्लेस के ऊपर। तो इन दैट केस उसने क्या किया, शिप को प्लेज किया यानी कि गिरवी रखा और उसके अगेंस्ट क्या ले लिया, लोन ले लिया, जिससे क्या हुआ उसने फ्यूल वगैरह शिप के अंदर डाला और वो क्या कर पाए कि अपने शिप को वापस ले पाए डेस्टिनेशन पोजीशन पे। इन दैट केस वो अपने ऑनर के साथ भी कंसर्न नहीं कर सकता। इस दौरान जो उसने प्लेज किया वो किसके थ्रू किया, नेसेसिटी के थ्रू, क्योंकि उसकी नेसेसिटी थी बिना फ्यूल के कोई भी शिप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। तो उसने उसको क्या किया, नेसेसिटी बेसिस के ऊपर क्या कर दिया, प्लेज कर दिया। तो ऐसी जो प्लेजिंग हुई है उसे क्या माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। नेक्स्ट आता है एजेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ कौन होते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फॉर्म होता है थ्रू द लॉ ऑफ मैरिज के थ्रू। इन दैट केस अगर हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड के किसी भी तरह के प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकती है ऑन हिज नेम के अंदर। वाइफ अगर चाहे तो अगर अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए हस्बैंड के प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकती है, गिरवी रख सकती है और उसके अगेंस्ट कोई भी लोन ले सकती है और हस्बैंड उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। इसके लिए फॉलोइंग कंडीशंस हैं। कंडीशंस है सबसे पहले दे आर लिविंग टुगेदर, कि वो दोनों साथ में रहने चाहिए। सेकंड है दे आर हैविंग ए कॉमन डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जहाँ इस जगह पे रह रहे हैं उनका डोमेस्टिक घर जो सा है जहाँ पे वो रहते हैं वो एक ही होना चाहिए। एंड द डोमेस्टिक अरेंजमेंट ऑफ द फैमिली आर लेफ्ट टू कंट्रोल ऑफ द वाइफ। जो उनसे फैमिली के अरेंजमेंट्स हैं करने के वो सारे किसके पास है, पावर
वाइफ के पास दी गई है, और नो अलाउंसेस इज पेड टू द वाइफ बाय द हस्बैंड, और किसी भी तरह का अलाउंस हस्बैंड जो सा वाइफ को पे नहीं करता, यानी कि जो ऐसे कि आपको पॉकेट मनी वगैरह मिलती है ऐसे वाइफ को किसी भी तरह का वो पैसे अगर नहीं दे रहा, तो इन दैट केस वो एजेंसी के थ्रू लोन ले सकती है और उसे हस्बैंड को पे ऑफ करना पड़ेगा। और हस्बैंड कई सी केसेस के अंदर इसे डिनाई भी कर सकता है कि वाइफ मेरी एजेंट नहीं है। वो कौन से केसेस हैं? अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि वाइफ इज़ नॉट ऑथराइज टू डील विद द ट्रेडर्स, यानी हमने वाइफ को क्या किया गया, उसने पहले ही ट्रेडर्स को बताया कि मेरे बिहाफ पे कोई भी वाइफ में लोन नहीं ले सकती, अगर इसके बाद भी कोई से लोन देता है तो इन दैट केस वाइफ ही लाइबल होगी, हस्बैंड लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है द ट्रेडर वर इन्फॉर्म्ड एक्सप्रेसली नॉट टू हैव एन डीलिंग विद द वाइफ्स, अगर उसने एक्सप्रेसली यानी कि इन राइटिंग के अंदर दिया हुआ है या पब्लिकली इशू किया हो कि अगर मेरी वाइफ किसी बिहाफ पे आके किसी से भी लोन ले तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं उस लोन को क्रेडिट नहीं दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द वाइफ इज़ ऑलरेडी गेटिंग नेसेसिटी इन सफिशेंट क्वांटिटी, अगर उसे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ यानी कि जो उसके सारे पॉकेट मनी के खर्चे हो गए, अगर उसे नेसेसिटी जीने के लिए जो भी क्लोथिंग होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हस्बैंड उसे प्रॉपरली प्रोवाइड करवा रहा है और उसके बाद भी वाइफ बाहर से पैसे उधार पे ले गए, तो इन दैट केस हस्बैंड लाइबल नहीं होगा वाइफ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है द वाइफ इज़ रेगुलरली रिसीविंग एडुकेट अलाउंसेस फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ हर नीड, अगर हस्बैंड प्रॉपर अलाउंसेस यानी कि प्रॉपर पॉकेट मनी दे रहा है वाइफ को, उसके बाद भी बाहर से अगर लोन ले रही है, तो इन दैट केस हस्बैंड लाइबल नहीं होगा कि वो पे ऑफ करे वाइफ के डेट्स को, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पे ऑफ कर रहा है। इसके बाद एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। एक्सप्रेस के अंदर क्या होता है कि जो उनसे एग्रीमेंट्स हम ऑफर और एक्सेप्टेंस किए गए हैं थ्रू ओरल और रिटर्न फॉर्म के अंदर। इम्प्लीकेशन के अंदर क्या आता है कि हम अपने बिहेवियर के थ्रू शो करते हैं कि वो मैं प्रिंसिपल एंड एजेंट हम बिहेव करते हैं। स्टॉकपल के अंदर क्या होता है, स्टॉकपल के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे एजेंट वर्क कर रहे होते हैं प्रिंसिपल का, बट आप दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हुआ होता। इन दैट केस आप क्या करते हो, बिहेवियर करते हो जिसके थ्रू लोगों को ये लगता है कि वो आपके क्या है, एजेंट है। तो इस तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट बाइंड कर दे प्रिंसिपल को, तो वो क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। उसका नेक्स्ट आता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट की होल्डिंग आउट के अंदर क्या है, आप वर्क कर रहे हो एज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप के बिटवीन में, आपने किसी को मैनेज करने के लिए अगर अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है और आपने उसे राइट्स नहीं दिए हुए उसके, बट लोगों को ये लगता है कि वो आपके बिहाफ पे सारे डिसीजन ले रहा है, तो इन दैट केस वो आपकी किसी प्रॉपर्टी को लीज कर दे या लेंट आउट कर दे, तो वो भी वैलिड माना जाएगा कि आपने उसे मैनेजमेंट्स के राइट दिए। लास्ट वन है एजेंसी बाय नेसेसिटी की, अगर आपकी नेसेसिटी है कि वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपसे ऑनर से किसी तरह कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो इन दैट केस जो सा वहाँ का लीडर है या जो सा आपको अथॉरिटी है सबसे हाई, वो क्या कर सकता है, नेसेसिटी बेसिस के ऊपर उसे लेट आउट कर सकता है गुड्स को, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाएंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड वी थैंक्स।